नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर बिन। आप सभी का स्वागत है आज का खुराक में। इसमें हम बात करेंगे कोर्ट और एक है भारतीय प्रतिभूत और विनियामक बोर्ड, रेशम का कीड़ा, पंचायत राज व्यवस्था, हिंदी अनुप्रयोग, तार्किक शक्ति, जिसको तार्किक संख्या में हम बात करेंगे। देखिए, ये है हमारे एक बोर्ड है। इसमें हम पूरा बोर्ड के बारे में बताते हैं। अगर इसमें किसी भी चीज़ का दिक्कत हो तो आप इस चीज़ से एक चीज़ स्किप कर सकते हैं। यूट्यूब पर उसमें एक स्क्रॉल दिया होगा और उसमें आप इसकी स्किप कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि वो मिनट चलता होगा, तो वो आप उसको स्किप कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कोड के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोड जो है वो ओशो के बारे में है, उस स्कूलिंग शिक्षा के बारे में है, जो बच्चों को ये बताता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और लेकिन बाद में उनकी मन जो है कुंद हो जाती है। तो क्यों होता होगा ये कुंद? इसके बारे में अगर हम समझाना चाहें तो बच्चे तो सभी के हूबहू ठीक होते हैं, चाहे किसी भी जानवर के हो या पशु हो या पक्षी हो, देखने में बहुत सुंदर होते हैं। ये ऐसा क्यों होता होगा कि वो बच्चे बहुत ही सुंदर होते हैं? तो सुंदर तो हैं, उनके मन का उनका सुंदरता है कि उनका मन कितना साफ सुथरा है। वो कब क्या कहेंगे किसी को नहीं पता होगा, लेकिन उनमें एक खराबियां बाद में निकल कर आती हैं। वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट में आता है कि वो बच्चे जो वो सीखते हैं बाद में उसका अनुसरण करते हैं कि हमने ये चीज़ सीखा है। जैसे हमने किया कलम, कलम का हमने नाम लिया, तो कलम आप कब किस अवस्था में सुने होंगे? कुछ याद वाद होगा? आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि इसका अभ्यास इतना ज़्यादा हो गया है ना, वो सारी चीज़ें भूल गए हैं कि किस अवस्था में याद हुआ होगा, उसका क्या टाइम हुआ होगा, या फिर समय क्या, डेट क्या, सब सारी चीज़ें भूल गए होंगे। तो जब भूलते होंगे ना तो वो मेमोराइज होता होगा, एक जगह जा करके मेमोरी में इकट्ठा हुआ होगा। तो उसको इकट्ठा करने के लिए वो एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। कलम के आगे हम मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि कलम उल्टा भी चलता है। जैसे हम मैं कहूँ कि ये है कलम, ठीक है, तो मैं ये क्यों नहीं सोच पाया मलक, ऐसा क्यों नहीं सोच पाया, ये उल्टा क्यों नहीं हुआ? तो कलम ही क्यों लिखवाया गया, या फिर कलम ही क्यों हमें रट्टा मरवाया गया, ऐसा क्यों हुआ होगा? तो देखिए, जो बचपन में हमें सिखाया जाता है ना, वही हम सीख पाते हैं और सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और वो आगे चल करके वो एक विस्तार होता है, और उस विस्तार में हम जा करके फंस जाते हैं। जैसे हमारा 17-18 साल या 15 साल या 11 साल वो अवस्था आती है, और 11 साल के बाद वो सारी चीज़ें रिकॉल होने लगती है, रिपीटेड होने लगती है। तो जब रिपीटेड होने लगे तो तभी आप समझ जाइए कि वो जो रिसाइकल है वो एक पैरामीटर में बदलने वाला है। तो उसका मतलब यही है कि आप उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, उसका जो अनुसरण कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक फॉल्ट को पकड़ रहा है। अगर आप कलम को पकड़े हैं तो इसके आगे क्या लिखा जाएगा, इसके आगे क्या सोचा जाएगा? तो कलम से कापियाँ लिखी जाती हैं, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, तो आपको बैठाना पड़ेगा। तो कापियाँ ही क्यों सोचे? तो इसका ढेर सारे तर्क वितर्क आता है। तो लाइफ जो है या मेमोराइज जो है वो उल्टा पुल्टा चलने लगता है, वो आगे जा करके हाच पाच होने लगता है। तो बुद्धिमान तो पैदा हुए थे लेकिन बाद में कुंद हो गए थे। जो हाच पाच होने लगा था ना, बाद में कुंद हो गए थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि सारी चीज़ों को आज ही समझ करके आगे बढ़िए, ठीक है? क्योंकि आप जो एसएससी की तैयारी करें, बैंक्स की तैयारी करिए, आप यूपीएसआई की तैयारी करें, तो उन सब चीज़ों को आप समझ करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप समझ लेते हैं तो वो सारी चीज़ें आगे चल करके आसान हो जाएंगी। अभ्यास इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अभ्यास होने लगेगा, तो वो चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सी घटना कब घटित हुआ होगा। तो सब कुछ आप धीरे धीरे एक दूसरे से प्राथमिकता की ओर बढ़ने लगेंगे। जब आप प्राथमिकता की ओर बढ़ जाएंगे, जाहिर सी बात है बेसिक पर आ जाएंगे। तो बेसिक जो नियम्स होते हैं उस पर जब आप चलने लगेंगे तो हर एक चीज़ को, पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया में हम बात अगर करें, सिक्योरिटी सिस्टम एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में हम अगर समझना चाहें तो ये है सेबी। इसको जो है सेबी के बारे में अगर हम समझना चाहें तो ऐसा क्यों होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसको यहाँ देखिए, प्रतिभूत, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड जो है वो उसके बारे में हम समझना चाहेंगे।
इसका जो संस्थापना था वो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। और इसका जो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये ऐसा क्यों होगा? ये सिक्योरिटी एक्सचेंज ही क्यों हुआ होगा? सिक्योरिटी आपस में बदल क्यों रही है? तो इसको अगर हम समझना चाहें, सिक्योरिटी क्यों बदला होगा, जैसे ये है सिक्योरिटी, यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम है, ये अप भी है, ये डाउन है, ये इसका कोटेज जो है पूरा है, ठीक है। इसमें कुछ भी गुणा भाग नहीं हो सकता, जोड़ घटाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है। तो इसमें पूरा लॉकिंग सिस्टम है, ये इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बनाया होगा वो तोड़ भी सकता है। मैं बनाया था, मैं भी इसको तोड़ सकता है, लेकिन दूसरे के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो देख रहा है कि कोई बना करके छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये पूरा लॉकिंग सिस्टम हो गया है। तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज भी होता होगा। तो इसको तोड़ने के लिए एक संविधान लाया गया था, अधिनियम लाया गया था कि जो शेयर मार्केट को तोड़ेगा या गिराएगा या बेचेगा, या फिर डायरेक्ट अप करेगा या फिर डायरेक्ट डाउन करेगा या फिर गोल करेगा, तो उसके लिए एक सज़ा की बंदोबस्त किया गया था, ठीक है। तो इस सज़ा को बंदोबस्त जो किया गया था, उसके अध्यक्षता में एक पहले अध्यक्ष आए थे जो उस समय के अजय त्यागी थे। 1992 30 जनवरी 1992 में सेबी के थे, जो इसके संस्था जहाँ पर थी लोकेटेड, जहाँ था मुंबई में, इसी में के दौरान बात हुआ था। चलिए, तो देखिए आगे है इसके बारे में, सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो सरल सरल योजनाओं का निर्माण किया गया था और नए नियमों को बनाए गए थे। और साथ में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर आप सेबी में जमा करते हैं, अकाउंट में अगर आप जमा करते हैं, तो सेबी के अंतर्गत लाया गया था। अगर आप लोकल अकाउंट में जमा करते हैं 100 करोड़ या 50 करोड़ जमा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब आप प्रोवाइड करा देंगे, डॉक्यूमेंट्स पूरा करा देंगे, तो इसका मतलब है सेबी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका इनकम टैक्स, जितना भी चीज़ें होती हैं, सेल टैक्स, सारी चीज़ें जैसे होता है सब कुछ वैसे ही चलेगा। तो कर टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स जो होता है, उसके बारे में ये सेबी रेख देख करता है, उसका डिटेल्स निकालता है कि क्यों ये 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो रहा है, ये पैसा इतना आ कहाँ से रहा है, ये कौन सा काम करता है, ये कंपनी किसके लिए काम करती है, वो सारा चीज़ें इनकम टैक्स पूरा सिस्टम को संभालता है। तो देखिए आगे इसमें अगर हम नियम के बारे में बात करें, ये जो त्रासदी थी या संपत्ति का जब्त था या कुर्की थी, सेबी का अधिकार होता है कि किसी भी चीज़ को कुर्की कर सकता है, नियम के बना सकता है, नियम को बिगाड़ सकता है। अगर उसमें कोई अपराध या दोष हो तो उसको दंडित करेगा, सजा करेगा। ऐसा ये थे कौन इसके संस्थापक थे? हाँ, इसके संस्थापक थे अजय त्यागी। तो इस तरीके से देखिए उन्होंने कहा था उस दौरान। तो हम आगे इसमें हम बात करेंगे सहतूत के बारे में। देखिए जो सहतूत है वो क्या है कि ये तूत है असल में उत्तर पूर्व एरिया में, जिसको हम बात करेंगे यहाँ पर बनारस में। तो इसमें देखिए सहतूत, और ये साड़ियाँ क्यों बनी होंगी, सिल्क में साड़ियाँ क्यों बनी होंगी? तो सहतूत जो है एक कीड़े का बना होगा। तो कीड़ा ही क्यों बना होगा? ये कीड़ा जो है लेट्रिन करेगा या टट्टी करेगा, ये जाकर गोला हो जाएगा और उसमें ये केमिकल मिलाया जाता है, इस तरीके के साड़ियों का निर्माण होता है और ये इसमें कलर भी डाला जाता है। इसके बारे में हम अगर देखें तो रेशम का कीड़ा क्यों होगा? ये एक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और सहतूत का वैज्ञानिक नाम होता है मोरफ मोरस अल्बा होता है, जिसमें सहतूत को छूत या तूत, जिसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का कहने का मतलब ये है गुजरात से लेकर के इधर मिजोरम यानी छत्तीसगढ़ और ये मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, ये होते हुए एमपी सम्पी सारी चीज़ें दिल्ली तक ये लगता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लगता है। तो इसमें देखिए ये कीड़ों को रेशम के रूप में जाना जाता है। जो सहतूत के कीड़े होते हैं वो रेशम के नाम से जाने जाते हैं। इसमें देखिए भारत के कहाँ कहाँ पाया जाता है ऐसा कीड़ा या फिर सहतूत? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और कीड़ों का खेती किया जाता है, वही है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसके बारे में हम समझ रहे हैं। तूत को या कीड़ों के रेशम के लिए भी तैयार किया जाता है, ऐसा ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए
रेशम एक प्रकार महीन जैसा होता है। वो चमकीला होता है, भड़काऊ भी होता है और दृढ़ भी होता है। इस तरीके से कुरंग भी हो सकता है। अगर हम किसी भी रंग में इसको हम डाल दें और उसको हम भड़काऊ भी बना सकते हैं, चमकीला भी बना सकते हैं, वो कलर पर डिपेंड करता है। इस तरीके से रेशम की जो साड़ियाँ होती हैं ना, वो ताँती या बैटवी या चिकनकारी ये साड़ियाँ बना सकते हैं। ये देखिए, बनारसी जो साड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पर हैं, वो बनारस में है। ये तख्ती ये है वो उत्तराखंड में है। और ये बैंडवी जो है ये हरियाणवी में है। ये चिनकारी ये गुजराती है। तो इस तरीके से साड़ियों का एक मेला है, ये उसका मार्केट है। तो मार्केट के बारे में ये समझना होगा। जो नॉर्मल साड़ियाँ होती हैं उसकी लंबाई कितनी होगी? मैक्सिमम होती होंगी 4.5 से 8 मीटर तक होती होंगी। उसको आप फैला करके देख सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें कोडेड होती हैं, उसके प्राइस उस पर फिक्स्ड होते हैं। जो जैसा कपड़ा होता है उसके हिसाब से चलता है। क्योंकि ये जो रेशम के कीड़े होते हैं ना, वो टाइप अलग अलग होते हैं। क्योंकि ये केमिकल्स उनमें डाला जाता है, उनमें खर्च जाता है और वो खर्च में ही वो कोडेड कर देते हैं कि इसका खर्च ये कौन सा कलर है या फिर कौन सा क्लॉथ्स है, कौन सा कपड़ा है, सूती या टेरिकॉट है। इस तरीके से हम देहाती भाषा में बात करते हैं। तो देखिए, अब हम आते हैं पंचायत राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले पुराने लोकतंत्र में ऐसा था कि पेड़ों के नीचे ये लोग समझते थे, मुखिया जो थे या वाड़ा में ऐसा चीज़ें थी कि यहाँ पर मुखिया जो थे ये पेड़ों के नीचे बैठ करके, पेड़ क्यों हुए? क्योंकि धूप में बैठ नहीं सकते। एक इनका फिक्स लोकेशन होता था कि यहाँ बैठना है, फिक्स जगह वो अपना बैठ कर के यहाँ पर समझते थे कि कौन सा समस्या है, कौन सी समस्या नहीं है। अगर समस्या है तो क्यों समस्या है, उसके बारे में वो समझते थे। तो इस तरीके से मुखिया एक होता था, उसके कोऑर्डिनेट 4 होते थे, 4-5 लोग उसको समझते थे कि किस समस्या इनका क्या है। उस समस्या को सही डिटेल्स में देते हैं। कभी कभी ये डिटेल्स सही नहीं देते तो छठवां नंबर वहाँ पर वोटिंग आ जाती है, वोटिंग करते थे वो लोग। तो इस वोटिंग का अवधारणा आगे चलकर विकसित हुआ कि वोटिंग कैसे करें। तो कहाँ से क्या लिया गया था उसके बारे में आज भी चल रहा है कि पंचायती राज सिस्टम में वोटिंग चला जाता है। और उसके बाद इसमें देखिए 3 प्रकार के भागों में बांटा गया था। ग्राम के स्तर पर बांटा गया, ग्राम पंचायत, और तालुका के क्षेत्र में जैसे ब्लॉक के क्षेत्र में पंचायत समिति में बांटा गया है। और जिला के स्तर पर क्या बांटा गया है? ये जिला परिषद बांटा गया है। इस तरीके से पंचायत राज व्यवस्था है ये शासन व्यवस्था होती है, यानी खुद में ये शासन व्यवस्था होती है। और संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या होता है कि पंचायती राज व्यवस्था होता है। 29 विषय की उल्लेखनीय होती हैं। क्यों होती होंगी 29 विषय होती होंगी? देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 40 से 45 लोग उपस्थित होते होंगे। पूरा मेला तो नहीं लगता होगा, क्योंकि ये समस्याएं ना एक पारिवारिक होती होंगी। तो ऐसा ही कुछ अवधारणा है। जैसे आप जाते होंगे या फिर पुलिस के पास जाते होंगे या फिर न्यायालय के पास जाते होंगे, कौन कौन से लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे? तो आप अनुमान लगा सकते हैं ज़्यादा लोग नहीं होंगे। 50 से कम होंगे या 40 से कम होंगे, इससे ज़्यादा कम नहीं होंगे, या फिर 29 होंगे, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पर 11वीं अनुसूची में कुछ ऐसा बात करता है कि 29 लोग रहे होंगे और ये पंचायत राज व्यवस्था को दुरुस्त करते होंगे। वो पूरे सिस्टम को रेख देख करते हैं, वो इसमें मुलजिम होते हैं, साथ में जो अपराध करने वाला है या अपराध देने वाला है, कराने वाला है, वो सब कुछ मौजूद होते हैं। सब कुछ डिटेल्ड में उनकी बातचीत किया जाता है कि इसकी कौन सी कमी है। तो देखिए, पुराना जो चीज़ें थी, जवाहरलाल नेहरू उनके मंत्री वो सभा में उनके द्वारा 1959 की पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। ऐसा उनका एक अवधारणा था कि ये यहाँ से कैसे शुरू हुआ था कि जो राजस्थान है वो नागौर ज़िले से शुरू किया गया था। ऐसा नागौर ज़िला क्यों बनाया गया था कि यहाँ पर राजस्थान ही है? क्योंकि यहाँ शुरुआत ही हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू थे यहीं से शुरुआत किए थे, राजस्थान से ही। वो यहाँ से शुरुआत नहीं किए थे, उत्तर प्रदेश या दिल्ली से शुरुआत नहीं किए थे, यहीं शुरुआत की राजस्थान से। ये नागौर ज़िला बहुत ही मशहूर है। वहाँ पर सारी चीज़ें टॉप लेवल की हैं। आप वहाँ पर जा कर के विज़िट कर सकते हैं। और वहाँ पर पुराने मकबरे भी हैं। अगर आप समझना चाहें, अकबर, बाबर, बीरबल, वो सारी चीज़ें वहीं पर हैं राजस्थान में।
तो ये आप सोच कर भी अनुमान नहीं लगा सकते वहाँ पर ढेर सारे किले क्यों मौजूद हैं। अगर आप एक बार जाएं राजस्थान या फिर ओल्ड वाले किले में कभी भी जाएं, दिल्ली किले में, देख पाएंगे कि कौन से लोग जिंदे हैं वहाँ पे। वहाँ पर आप ईंट पत्थरों को देख पाएंगे कि पुराने मॉडल में वो लोग कैसे डिज़ाइन बनाया करते थे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कैसा था। इस तरीके से राजस्थान बहुत ही रिच ये चीज़ों में है कि पुराने मॉडल को वो कैसे डिजाइन किए थे। तो देखने वाली बात बहुत ढेर सारी है जहाँ पर आप मौजूद हैं, वो आसपास भी देखने के लिए लायक चीज़ें हैं। तो देखिए, जो न्याय होता है वो किस टाइप का होता है उसके बारे में अगर हम समझना चाहें या प्रेम्बल में, तो वो प्रेम्बल को दूसरे वाक्यांश में कहता है सामाजिक न्याय होता है, आर्थिक न्याय होता है, और उसके बाद सरकार उसको न्याय दिलाता है। ठीक है। जो न्याय है वो आर्थिक होता है, आर्थिक के विकास पर बात करता है कि जो अगर न्याय मिला है वो आप पैसा में कैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप पैसे से दुनियादारी कर रहे हैं, पैसे का लफड़ा है, तो आप पैसे को कैसे वो चला रहे हैं उसके बारे में वो समझना चाहेगा कि आपका पैसा कैसे रन करेगा। अगर पैसा आपका ज़मीनी लफड़ा है या आर्थिक स्थिति खराब है तो उसके बारे में, वो विकास के बारे में ये पंचायती राज सिस्टम काम करता है। ऐसे ही समाज में अगर आपका अन्याय हुआ होगा, अगर आप किसी के साथ गलत काम किए होंगे, तो दुराचार हुआ होगा आपके साथ, इस तरीके से भी ये न्याय मिलता है। कोर्ट कचहरी इसीलिए होती है। ज़्यादातर ये कोर्ट कचहरी या पुलिस, ये जितने भी लोग हैं, ये ना वो डराने के लिए बात करते हैं, आप डरें। कोर्ट क्यों बना हुआ होगा? डिटरेंस क्रिएट करने के लिए बना होगा कि आप डरें उस चीज़ को, न्याय ही रखें। सबका नियम एक होता है लेकिन यहाँ पर न्याय की बात किया जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार योजनाएं भी इस पर लागू करती हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये क्या किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को निर्देशित करता है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ये एसएससी में पूछा गया था 2020 के अंतर्गत, और आगे चल करके ये 2022 में बैंक में पूछा गया था। 73वां संविधान संशोधन ये है 2023 के जनवरी में, जो कि 17 तारीख, शायद यहाँ पर संडे था, जो एसबीआई का एग्ज़ाम था। इसमें भी एक पूछा गया था 1992 में कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर लिया गया था, तो आपको ऑप्शन में बताना था। ये 73वां संविधान संशोधन था, वो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करता था। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग किए जाते हैं, तो आप निश्चित रहिए, मैं सारी चीज़ों को बताता रहूँगा। ये भी पूछा गया नागौर जिला, वो सारी चीज़ें पॉइंटेड है, ये प्रेम्बल से लिया गया था। तो देखिए, हर एक चीज़ में पॉइंटेड है, तो आप अगर समझना चाहेंगे तो बेशक समझ सकते हैं। तो देखिए, अब हिंदी हम अनुप्रयोग में आते हैं, तो हिंदी अनुप्रयोग क्या होगा। देखिए, शब्दकोश जो है, आर्टिटिस्ट जो होता है वो कलात्मक होता है। जो आर्टिटिस्ट होते हैं वो कौन सा काम करते होंगे? वो काम करते हैं जैसे सुनीताज आर्टिटिस्ट एक्सप्रेशन इज एडमिरेबल। तो क्यों होगा उनका जो प्रशंसा है वो एडमिरल क्यों होगा? इनका प्रशंसा क्यों किया जा रहा होगा? एक्सप्रेशन क्यों किया जा रहा है? वो उनका कला ऐसा है, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं लोग, उनका देख करके लोग प्रशंसा कर रहे हैं, एडमिरेबल कर रहे हैं। कि वो अगर अपोजिट में बात करें, अन इनएजिबिलिटी वो क्या होता है, यानी सोच करके हम नहीं समझ पाएंगे, ख्याल से बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ माइंड हो जाएगा, इस तरीके से बात करते हैं। देखिए, ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? ग्लोरियस का मतलब गौरवमयी होता है। और इस तरीके से देखिए, गौरवमयी जो है ग्लोरियस, अजय इज ग्लोरियस टू हैव फाइंड वाटर। तो अजय जो है वो ग्लोरियस था, वो फाइंड वाटर के लिए। तो देखिए, अजय क्या करता होगा? पानी को पाने के लिए बहुत ही गौरव महसूस कर रहा होगा, यानी वो पानी पाया होगा और उसकी प्रतिभा या गौरवशाली चीज़ें जैसी प्रतिभा उत्सर्जित हुई होंगी। इसका अपोजिट अगर हम विपरीत के बारे में बात करें, तो देखिए, अनडिस्टिंग्ड ये होता है न सुलझा हुआ। अनडिस्टिंक्ट क्या होता है? जो इसको हम समझ ना पाए, यानी सारी चीज़ें अलग अलग हुई होंगी, उसको हम समझ नहीं पाएंगे, तो इस तरीके से अलग होने। देखिए, आगे है ट्रेडिशनल, वो प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित मिली होंगी। अनट्रेडिशनल क्या है? वो क्या होगा? राधा वाज अनकन्वेंशनल फार्मर। तो देखिए, राधा अनकन्वेंशनल फार्मर है, तो इस तरीके से फार्मर क्यों हुआ होगा?
तो क्यों हुआ होगा फॉर्मल? तो अनकन्वेंशनल क्यों होगा तो इस तरीके से देखिए विविष्टित हुआ होगा या फिर अन अपरंपरागत हुआ होगा। अपरंपरागत क्यों हुआ होगा इसके बारे में अगर हम देखिए परंपरागत और अपरंपरागत क्यों समझना चाहेंगे। जो परंपरागत होता है वो ये यहाँ पर जैसे हमारी जो अर्थ है वो परंपरागत एक दूसरे पर धुरी पर चल रही है और साथ ही ये जो परंपरा को जो तोड़ता है उसको विपरीत जो बात करता है वो विपरीत होता है, तो अनकन्वेंशनल होता है। और इसीलिए जो ट्रेडिशनल है वो आज के लिए है वो क्या है, प्रतिष्ठित है। वो जैसे पृथ्वी चल रही है तो हूबहू चलती ही रहेगी। इस तरीके से राधा वाज अनकन्वेंशनल फार्मर। ये राधा जो है वो फार्मर थी। कैसा फार्मर थी, प्रतिष्ठित थी, उसको मान सम्मान मिला था इसलिए वो फार्मर थी। कैसी फार्मर थी, वो प्रतिष्ठित फार्मर थी। ठीक है, आगे देखिए टाइपिकल जो होता है प्रतीकात्मक होता है। प्रतीकात्मक क्यों हुआ होगा, दो जो सक्सेस होता है ना वो ट्रॉपिकल होते हैं। तो ट्रॉपिकल यानी वो दिखाते हैं, सक्सेस को बताते हैं कि ये सफलता है। सक्सेस इज ए ट्रॉपिकल। क्यों, ये अगर हम विपरीत में बात करें अपोजिट में, ये टाइपिकल होता है जो असामान्य होता है। ये टाइपिकल असामान्य होता है। कैसा असामान्य होगा, ये जो प्रतीकात्मक जो दिखता है और वो जो नहीं दिखता असामान्य होता है। यानी वो चीज़ें महसूस नहीं की जा सकती, यानी वो चीज़ों को बताया नहीं जा सकता, दर्शाया नहीं जा सकता। वो असामान्य है, सामान्य नहीं है। सामान्य होता तो हमारे सामने मौजूद होता, प्रतीकात्मक होता। अगर वो सामान्य नहीं है तो इसका मतलब है असामान्य है, वो चीज़ें दिख नहीं रही है। जैसे मूर्ति अमूर्ति में बात कर सकते हैं। मूर्ति आपको दिख सकती है लेकिन अमूर्तियाँ दिख नहीं सकते हैं। जैसे यो फॉर्मल जो होते हैं नॉन फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल आप समझ सकते हैं जैसे आपका स्कूली ड्रेस हो गया या कोचिंग का ड्रेस हो गया, सिस्टमेटिक फॉर्मल है, वो ऐसे ही होता है, प्रतीकात्मक होता है। और जो अनफॉर्मल होता है वो क्या होता है, टॉपिकल होता है। इस तरीके से आप इंग्लिश को चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आते हैं परसुएंस जो अनुसरण होता है। देखिए आगे परसुएंस में क्या आता है, ह्यूमन ऑलवेज परसुएंस पेपर। तो ह्यूमंस जो होते हैं हमेशा क्या होता है, पेपर को अनुसरण करते हैं। क्यों पेपर को अनुसरण करते होंगे, इसके लिए अगर हम समझें कि इसका अनुसरण करना ही क्यों जरूरी है। देखिए परसुएंस पेपर का कर रहा है, कौन कर रहा है, इंसान कर रहा है, इसलिए वो मजबूर होकर ये कर रहा है। परसुएंस कर रहा है, दो चार बार अगर इसको पढ़ लेंगे परसुएंस का मतलब क्या होता है, तो दो चार बार ये पढ़िए। हम 5 ही स्पेलिंग देते हैं, उसको प्रॉपर देते हैं, आप 5 को इसको प्रॉपर पढ़ते रहिए। इसलिए परसुएंस करते रहिए कि जो इसका जो स्रोत है, इसका जो विपरीत है, वो स्रोत क्यों करता होगा, स्रोत ही इसका क्यों करता होगा, परसुएंस का या फिर अनुसरण का क्यों करता होगा। अनुसरण का जहाँ से होता है वो क्या करता होगा, जैसे देखिए आप अनुसरण एक पेन का कर रहे हैं, हूबहू आपका पेन कर रहे हैं, तो पेन का अनुसरण यहाँ तक चला लेकिन यहाँ पर एक स्रोत था उसको आप ध्यान नहीं दिए, ये विपरीत को काट रहा है, यहाँ से कट करके यहाँ पर ला रहा है, इस तरीके से ला रहा है कि वो यहाँ से शुरुआत हुआ होगा। ये स्रोत को निर्धारित करता होगा, जितना आप आगे गए होंगे उसके पीछे जाना होगा। ये विपरीत है, अपोजिट है, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे है अब्दुल कलाम का संबंध जो है वो लेखक से है। अब्दुल कलाम लेखक तो हैं लेकिन ऐसा एसएससी में एग्जाम आया कि राहुल का संबंध किससे है, तो इसमें ऑप्शन है मार्शल आर्ट और जापान और प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। जो अब्दुल कलाम जो है वो ऐसा क्यों है कि वो लेखक ही है, या फिर मिसाइल मैन क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि उसमें एक बात छुपाया गया। वो क्या है, हम लेखक के बारे में नहीं जानते। उनकी किताब ही भी है, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है और एक बायोग्राफी भी है।
तो आप अगर पढ़ना चाहें तो बेशक आप पढ़ सकते हैं, बहुत कम पैसे में है, मिलेगा आपको मार्केट में। राइटर का नाम लिंक पर दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से राहुल का भी एक चीज़ें हैं वो मौजूद किए हैं, वो मार्शल आर्ट से संबंधित है। इलाहाबाद से कोई उनका ताल्लुकात नहीं है, उनके जो दादा परदादा थे वो इलाहाबाद से कनेक्टेड थे, यूपी से कनेक्टेड थे, लेकिन यहाँ जापान से उनका लेना देना था। अभी हालिया में न्यूज़ था, तो इसलिए वो जापान को इंगित कर रहे थे। लेकिन सबसे पुरानी बात यही है कि मार्शल आर्ट उससे कनेक्टेड है, इसलिए ऑप्शन ए चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए जो चीज़ें हैं वो है गुड़िया। गुड़िया ने अमीर से पूछा। देखिए गुड़िया अमीर से पूछ रही होगी कि क्या पूछ रही होगी, अमीर मेरे सन इन लॉ और अमित के बीच क्या होगा। तो जो अमित है, ठीक है, जो अमीर है, गुड़िया ने अमीर से पूछा, ये गुड़िया है और अमीर यहाँ पर है। गुड़िया और अमीर जो है पूछ रही है, अमीर मेरे सन इन लॉ, मेरे सन क्या होगा, सन इन लॉ। सन इन लॉ मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर, अपने कहाँ चला जाएगा, अपने पिताजी के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सन इन लॉ समझते ससुर की बात कर रहा है। ठीक है, अब कौन पूछ रहा है, गुड़िया पूछ रही है अमीर से। ठीक है, वो सन इन लॉ में चला जाएगा, वो अपने ससुर से पूछेगा कि क्या क्या होगा, अमित के बीच में कौन सा रिश्ता होगा। यहाँ पर देखिए, इसको हम गुड़िया माने, इसको हम अमित माने, तो सन इल्ला का मतलब क्या हो जाएगा, ससुर या ससुराल से कनेक्टेड, यानी वो भी एक पिता होगा या फिर वो भी एक माता होगा। सन इल्ला यही होगा, या फिर लॉ का मतलब या ग्रैंड मदर का मतलब यही होता है। तो इस यहाँ पर देखिए कहाँ गया, यहाँ देखिए अपने सीधा सीधा ऊपर गया है, यानी पिता और पुत्र का संबंध है। इसलिए देखिए जेनेटिकल कोड में जो होता है वो ऐसे होता है, ये है आपका जेनेटिकल कोड है, यानी ये बहन होगा, ये भाई होगा, इस तरीके से। और इस तरीके से जितने भी रिलेशंस हैं वो सामने रखे जाते हैं। और अगर इसके पिताजी अगर बात करें, इसके पिताजी तो ऊपर जाना होगा, अगर इसके बेटे की बारे में बात किया जाए तो यहाँ नीचे होगा। इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। तो संबंधों को ऐसे करके हम गुणा भाग कर लेते हैं, जहाँ पर कनेक्टेड होता है तो इस तरीके से होता रहेगा। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का जो ग्रीन प्लेनेट है वो ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि हमको भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आज में क्या हुआ है। कुछ ऐसे करंट अफेयर्स को देखना हुआ है कि कुछ चीज़ें राजनीतिक ढंग से अगर समझना चाहें तो काफ़ी आनंदित भी हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, देश में कुछ ज़्यादा खलबली है कोरोना के बाद। तो आप सुरक्षित रहें, मैं यही कहूँगा। और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी ग्रीन प्लेट पर ध्यान देते हैं। और उसमें हमारा हमारा एक हेल्प सेंटर है, जैसे यूट्यूब से, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। यहाँ पर टेलीग्राम में हम क्या देते हैं, टेलीग्राम में हम अपना लिंक देते हैं, यहाँ पर पीडीएफ्स रखते हैं। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और पेपर लिख सकते हैं, और लिखने के बाद उसको रिवाइज करते रहिए, अपना नोट करते रहिए। क्योंकि हम जो है, हमारा जो एक बार यूपीएसआई में सेलेक्टेड हुए लेकिन इंटरव्यू में फेल हुए, तो इसलिए रन में भी एक बार रनिंग हुआ, उसमें भी फेल हो गए। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप भी मेहनत करते रहिए और अपनी प्रशंसा करते रहिए कि मैं ऐसा किया था। फेल होना बड़ी बात नहीं है, आज नहीं तो कल ज़रूर पास हो पाएंगे। तो इसलिए लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।